जो योगी जी चाहते हैं जिस तरह से, उस तरह से अभी तक स्थिति है नहीं। ना तो रोडों की स्थिति अच्छी है, ना गलियों की अच्छी है, ना नालों की अच्छी है, ना बिजली की अच्छी है। और बिजली पानी, जब इतने लोग आ रहे हैं तो इतने लोग आने के लिए बराबर बिजली भी खर्च होगी, पानी भी चाहिए। ना पानी है ना बिजली है। आए वन फटाफट बिजली जाती है दिन में कई कई बार, पानी की प्रॉब्लम है, रास्तों की प्रॉब्लम है। इनकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी और आज हम मौजूद हैं धर्मनगर वृंदावन में। जैसा कि हम आपको मथुरा वृंदावन से जुड़ी हर समस्या का निदान दिलाते हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में मौजूद हैं स्वामी कौशल किशोर दास जी महाराज। कौशल किशोर दास जी महाराज एक सिद्ध पीठ के पीठाचार्य हैं और इनके द्वारा मथुरा वृंदावन के सहयोग में काफ़ी कार्य किए जाते हैं और इनके द्वारा भगवान की कथाएं भी की जाती हैं। तो जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में इस समय अतिक्रमण हो रहा है, माँ यमुना की जो छवि है वह धूमिल हो रही है, तो क्या कहेंगे यह इन पर, जानेंगे इनसे ही। ये सबसे पहले तो अपनी मथुरा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस प्रकार से इस समय इस प्रकार से यमुना जी की जो छवि है वो दिखाई देती है आपको? असल में देखा जाए तो जमुना का जल जमुना है ही नहीं। जमुना जी एक नाला बन करके रह गई है, जिससे भक्तों की श्रद्धा को बड़ा आघात लगता है। जमुना जी आती है तो यमुना नगर में जो हथनी कुंड है, और हथनी कुंड में यमुना जी को पूरा का पूरा बांध दिया है। सारा का सारा यमुना का जल हरियाणा की तरफ जा रहा है। और हथनी कुंड से लेकर के दिल्ली तक यमुना में एक पानी की बूंद नहीं है। और दिल्ली के बाद में फिर यमुना में जल आ जाता है। तो ये जल यमुना का नहीं है, ये दिल्ली का सारे के सारा गटर का पानी है, गंदा जल है जो यहाँ तक आता है। और यमुना में वृंदावन के भी नाले गिर रहे हैं, मथुरा के नाले गिर रहे हैं, आगरा के भी नाले गिर रहे हैं। यमुना तो अपने पूर्ण रूप से दुर्दशा को प्राप्त है। जिस प्रकार से पूर्व में सरकार के द्वारा यमुना को बचाने के लिए कहा जाता था कि हमारी सरकार आती है तो हम यमुना जी के लिए यह करेंगे, लेकिन अब सभी जगह लगभग वही सरकार दिखाई देती है। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार कार्य कर पा रही है यमुना जी पर, या फिर कुछ और समय लग पाएगा जब ये कार्य कर पाएगी? इससे पूर्व जो सरकार थी उसने तो यमुना शुद्धिकरण के लिए प्रयास किया था। जैसे केसी घाट वगैरह पर समांतर लाइन डाली हुई है, पाइप भी डाले हुए हैं। और उस सरकार के जाने के बाद में ये जो वर्तमान में सरकार है, इसने कोई भी काम नहीं किया यमुना शुद्धिकरण के लिए। जैसा का तैसा पड़ा है, सारे नाले यमुना जी में जा रहे हैं। और वृंदावन वासी, ब्रजवासी ये सभी इस बात से निराश हैं, जबकि सरकार से बहुत कुछ आशाएं थी। जिस प्रकार से महाराज जी बात की गई यमुना की, तो वहीं यहाँ पर बात की जा रही है अतिक्रमण की। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्व में इस क्षेत्र में नहर हुआ करती थी, लेकिन अब वह नहर भी नदारद दिखाई देती है। क्या लगता है किन लोगों के द्वारा ये कब्जा किया गया होगा और लगभग कब कब से जो नहर है वह गायब हुई है? हाँ, ये पहले वृंदावन में भी नहर आ रही थी। और जो बाके बिहारी जी का बगीचा है, उस बगीचे में जो बिहारी जी के लिए पुष्प जाते थे, उनकी सिंचाई नहर के जल से ही होती थी। और वह नहर यहाँ से सीधे छठीकरा की तरफ जाती है। और उस नहर पर अब अतिक्रमण किया है, कुछ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया है। अब उसके बाद सरकार ने भी उसके ऊपर रास्ते बना दिए हैं, जबकि वो नहर रहनी चाहिए, बहुत अच्छा था उसका सिस्टम। वहीं जिस प्रकार से इस समय माहौल चल रहा है वृंदावन कॉरिडोर का, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वृंदावन को भव्य बनाने के लिए वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर की आवश्यकता है, लेकिन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वृंदावन में बिहारी जी का कॉरिडोर होना मतलब प्राचीनता को खत्म करना। इस पर क्या कहेंगे आप? कॉरिडोर बनने से प्राचीनता खत्म नहीं होगी, अपितु सौंदर्यता और बढ़ेगी। जैसे कई जगह अपना काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है, तो वहाँ तो सुंदरता खत्म नहीं हुई, और सुंदरता निखर गई है। तो उसी तरह से वृंदावन में जितने देवालय थे, मंदिर थे, एक तरह से उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो वो कॉरिडोर बनने से न तो मंदिरों को क्षति है, न किसी औरों, केवल अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। और जो बदसूरती आई है अतिक्रमणों से आई है कि जो भी रास्ते थे, रास्ते सकरे हैं, छोटे हैं,
उसके ऊपर दुकानें और करके और अतिक्रमण कर लिया है। तो कॉरिडोर से नुकसान नहीं है, फ़ायदे है। लोगों को भी सुविधा होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, रास्ते भी होंगे। और मंदिर परिसर इतना कंजस्टेड है कि आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। अगर 500 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं तो मंदिर में हलचल मच जाती है, उनकी जगह भी नहीं। तो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा, तो इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए मथुरा वृंदावन के विकास की, तो वह विकास किस प्रकार से दिखाई देता है? जैसा कि इस समय धार्मिक लोग धार्मिक प्रवृत्ति में ज़्यादा हैं और लोगों के द्वारा लगातार मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा की जाती है, लेकिन जब वे मथुरा वृंदावन आते हैं तो उनकी एक दशा अलग ही दिखाई देती है। तो बात की जाए यहाँ के विकास की, तो किस प्रकार से दिखाई देता है यहाँ का विकास? देखो, जहाँ तक लोगों की परेशानी की बात है, तो हमारे प्रशासन ने एक ऐसा कर रखा है कि वृंदावन से कई कई किलोमीटर दूर वाहन रोक दिए हैं कि यहाँ से वाहन आगे नहीं जाएंगे। तो वो इसलिए नहीं रुके हैं कि वृंदावन में भीड़ कम हो, अपितु वो सब साठगांठ है। उन्होंने अपनी पार्किंग बनाई है और व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए सारी योजनाएं की जा रही हैं। जब वृंदावन में भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है, लेकिन उनके गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी, क्या ज़रूरत है? अरे कोई नियम लगाया जा सकता है कि यदि आपकी रोड के ऊपर गाड़ी मिलेगी हम फाइन करेंगे। हमारे पास 10 गाड़ी खड़ी करने की जगह है, लेकिन हमारी एक गाड़ी आएगी तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी, बोले यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। ये तो आधे से ज़्यादा परेशानी तो प्रशासन की दी हुई है। तो जो प्रशासन का जो गलत मैनेजमेंट है, ये व्यक्तिगतों की तुष्टि की बात है। जो अब जैसे रुक्मिणी विहार पर पार्किंग है, ये क्या है? ये सरकार और इनका मिला हुआ ठेका चल रहा है, सरकार भी उसमें शामिल है। जो हमारे यहाँ के अधिकारी, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो शामिल हैं इस पर। तो ये गलत है। और गाड़ियाँ आनी चाहिए, हाँ ये करो भाई, जाम नहीं लगे। अगर कोई गाड़ी हमें रोड पर खड़ी मिलती है, हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे, हम उसका चालान करेंगे। आप रोड से गाड़ी ले जाओ, रोड पर नहीं होनी चाहिए। आश्रमों के अंदर, धर्मशालाओं के अंदर, मंदिरों के इतनी जगह है, गाड़ियाँ उनके पास जाने वाले, उनकी गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। और जिसके पास जगह नहीं, उसकी आप पार्किंग में खड़ी करो। तो आप चालान काटना शुरू करो ना, लोगों की परेशानी भी कम होगी, इनकम भी चालू हो जाएगी। तो ऐसा न करके तो वो गाड़ी, सबकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करते हैं। एक तो ये है, और दूसरे, लोकल गाड़ी छोड़ के बाहर का नंबर गाड़ी का मिला और प्रशासन ने उसका चालान काटा। एक नया से ही गोरख धंधा शुरू हो गया है। अगर यही स्थिति रही तो लोगों की ऐसी आस्था भंग होगी कि वृंदावन में और मथुरा में कोई आना ही नहीं चाहेगा। जिस प्रकार से यातायात को बिगाड़ने का मुख्य रूप ई रिक्शा चालकों का रहता है, लेकिन ई रिक्शा चालक लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं वृंदावन में, और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनसे भी ठगी करते हैं, वहीं जो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं उनसे भी ठगी करते हैं, और लगातार जो व्यवस्था है उनको बिगाड़ते हैं। तो क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं हम ई रिक्शा चालकों पर? हाँ, ई रिक्शा से कहीं झुंड बना के खड़े होकर रास्ता भी जाम करते हैं, लोगों के लूटते भी हैं, लोगों को उल्टे सीधे पैसे लेते हैं। जबकि सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, जबकि रेट लिस्ट भी लगा दी थी कि आपको वहाँ जगह, वहाँ तक का इतना किराया है, वहाँ तक का इतना किराया है। ये सब होने के बावजूद भी इसके ऊपर प्रभावी रूप से कदम नहीं उठाया गया है। नियम तो बना दिए, लेकिन नियम पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये प्रशासन की ढिलाई है। वहीं और जो व्यवस्थाएं हैं उन पर क्या कहेंगे? जैसे कि श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर यहाँ आते हैं, तो उनको क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ दिखाई देती हैं? जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, तो उस पर क्या व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं आपको? नहीं, योगी जी के कई बराबर इधर आ भी चुके हैं। उन्होंने इधर भ्रमण भी किया है और सक्रिय हैं। लेकिन जो योगी जी चाहते हैं जिस तरह से, उस तरह से अभी तक स्थिति है नहीं। न तो रोडों की स्थिति अच्छी है, न गलियों की अच्छी है, न नालों की अच्छी है, न बिजली की अच्छी है। और बिजली पानी, जब इतने लोग आ रहे हैं तो इतने लोग आने के लिए बराबर बिजली भी खर्च होगी, पानी भी चाहिए। न पानी है न बिजली है। आए वन फटाफट बिजली जाती है दिन में कई कई बार, पानी की प्रॉब्लम है, रास्तों की प्रॉब्लम है। इनकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम वहीं अगर बात की जाए, आज जैसा कि आप सिद्धपीठ के पीठाचार्य हैं, तो क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? भक्तों से कहना चाहूँगा कि वृंदावन में आए
तो वृंदावन की दृष्टि से आए कि हम तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, भगवान की भूमि में जा रहे हैं, उस भाव से आए कि अब भक्त भी भक्ति के भाव से कम आते हैं, पिकनिक के भाव से ज़्यादा आते हैं, सुविधाओं के भाव से ज़्यादा आते हैं। तो ये तो ब्रज है, यहाँ पर भावपूर्ण होकर के आए, भक्ति भाव में आए और जैसी व्यवस्था है उसमें निर्वाह करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिकनिक की दृष्टि से ना आए, सैलानी बन करके ना आए, भक्त बन करके आए। जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि ये ब्रज है, तो क्या वृंदावन अपनी प्राचीनताओं को साथ लिए है या प्राचीनताएं अलग दिखाई देती हैं, वृंदावन अलग दिखाई देता है? अब प्राचीनता तो वृंदावन से गायब हो रही है। जहाँ कभी वृंदा का वन हुआ करता था, और वृंदावन ही नहीं, ब्रज, ब्रज में है क्या? ब्रज में एक तो लताएं हैं, पताएं हैं, वृक्ष है, वन है, पहाड़ है, यही ब्रज है। ब्रज में यमुना, गंगा, पहाड़ और लता पता, ये ब्रज है। और ये सभी का ह्रास हो रहा है, गायों की दुर्दशा हो रही है, वृक्षावली खत्म है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं, तो इनसे ब्रज का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो रहा है। और पहाड़ों का तो बुरा हाल है ही है। यद्यपि यहाँ तो काफ़ी दिखाई है, सक्रियता भी दिखाई है, शक्ति भी है, लेकिन वो ब्रज का प्राचीन रूप नज़र नहीं आता है। असली तो यमुना है, यमुना गायब है, न यमुना है, न बन रहे, न यमुना रही, न गाय रही। तो ब्रज काय का, ब्रज तो दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है, क्षीण हो रहा है। तो क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से आप ब्रज को लेकर? सरकार से चाहते हैं एक तो यमुना में जल आना चाहिए, यमुना जल, और दूसरे जितने भी ये गंदे नाले यमुना में गिर रहे हैं इनको टैप करना चाहिए। कोई दूसरा मार्ग समानांतर निकालना चाहिए कि ये जो गंदगी का जो गंदा जल है कहीं अन्यत्र जाए और यमुना जल शुद्ध होकर के बहे। और ये जो जल है जो गटर का है, नालियों का है, समानांतर धारा लेकर के इसको फिल्टर करके और इसको सिंचाई के काम में लिया जा सकता है और यमुना को शुद्ध किया जा सकता है। एक दूसरी यातायात व्यवस्था संभालनी चाहिए कि अभी जो ठेका दे रखा है एक तरह से कि सब धान ढाई पसेरी हो रहे हैं कि यहाँ कोई जाएगा ही नहीं, 10 गाड़ी पास ही नहीं होगी, इससे काम नहीं चलेगा। पास है, हाँ पास गाड़ी होने दो। अब वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पैदल कैसे व्यक्ति आएगा? वहाँ तो कार में आ रहा है, 4 किलोमीटर पैदल कैसे आए? रिक्शे में बैठे, रिक्शे वाले मनमानी करते हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तो सरकार कहिए कि हमें कोई भी गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी दिखाई नहीं देनी चाहिए, पार्किंग नहीं है। आप पार्किंग में गाड़ी करो, अपने अंदर करो, बाउंड्री के अंदर करो, रोड के ऊपर नहीं होना चाहिए, रोड खाली होनी चाहिए। अगर है तो हम पेनल्टी लगाएंगे, सब इसमें राजी हैं। तो ये यातायात को भी सुधार करना चाहिए। अरे हम लोगों की गाड़ियों को ही रोक देते हैं, क्या आप गाड़ी नहीं जाओगे? अब बता, हमारा तो आश्रम है, घर है, या जो लोकल लोग हैं उनकी गाड़ियां रोकी जा रही, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ गाड़ी खड़ी करके आएंगे? बड़ी परेशानी है भाई। ब्रजवासियों के पास, वृंदावन वालों के पास भी तो गाड़ियां हैं, मथुरा वालों के पास गाड़ियां हैं, उनकी तो पार्किंग भी है, उनकी गाड़ियां रुकती हैं। फिर आए दिन झंझट होता है, बड़ी मुश्किल से आ गए माने फिर निकाल के लाते हैं, ये है। तो ये इसमें सुधार आना चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में स्वामी कौशल किशोर दास जी महाराज, और इनके द्वारा वृंदावन के विकास पर एवं वृंदावन की व्यवस्थाओं पर चर्चाएं की गई। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से माँ यमुना की इस समय दुर्दशा होती चली जा रही है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार एक बार यमुना की ओर ध्यान दे। वहीं मथुरा वृंदावन एवं ब्रज की ओर ध्यान दे कि जिस प्रकार से ब्रज में पहले लताएं पताएं एवं पहाड़ दिखाई देते थे, लेकिन वह भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, लता पताओं को काटा जा रहा है और पहाड़ों को भी तोड़ा जा रहा है। तो उस पर भी सरकार ध्यान दे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। जिस प्रकार से आपने सुना, इनसे धार्मिक चर्चा हुई, उन्होंने वृंदावन कॉरिडोर को लेकर बात कही कि वृंदावन में कॉरिडोर होना एक अच्छी बात है, जिससे लगातार पर्यटक आएंगे और जो वृंदावन की व्यवस्था है उनमें भी सुधार होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।